दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होगा, सी सेट वाला रहेगा। पहला पेपर होगा उसमें छत्तीसगढ़ 100 नंबर का, 100 नंबर का अन्य जीएस है। और इसी पेपर से आपका डिसाइड होगा, आप इस पेपर में जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे मेरिट उसी के आधार पे बनेगी। मतलब आप प्रीलिम्स को पास करके तभी मुख्य परीक्षा में जाएंगे। जो एग्जाम होता है उसमें 3 चरण होंगे ना, प्रीलिम्स को पास करोगे तो मुख्य परीक्षा दिलाओगे, मुख्य परीक्षा को पास करोगे तो इंटरव्यू दिलाओगे। अब फिर इंटरव्यू के क्या होता है, इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के नंबर को मिला के आपको पोस्ट देते हैं, सेलेक्ट हो जाते हो। लेकिन सेलेक्ट होने में भी कई बार आदमी सेलेक्ट होकर अगले बार और देता है। पता चला पहली बार सेलेक्ट हुआ और उसको कोई छोटा पद मिला तो अगली बार और दिलाएगा वो डिप्टी कलेक्टर के लिए, है ना। हम लोग तो दिला ही रहे थे, तहसीलदार में हुआ उसके बाद मैं कंटिन्यू 2-3 साल फिर से दिया, और है ना। तो वैसा ही रहता है। तो सबसे अच्छा पद मिल गया तो आदमी फिर छोड़ देता है। कई लोगों को, जैसे मेरी बहन है, उसको अकाउंट ऑफिसर मिला, उसके बाद उसको डिप्टी कलेक्टर की कोई चाहत नहीं, दोबारा नहीं दी। तो वो वाला चीज़ है। तो आपके नंबर हमेशा इंपॉर्टेंट रखेंगे हर चरण में। आप प्रीलिम्स में निकालो, ठीक है, प्रीलिम्स के लास्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन उससे आप सेफ रहोगे। मेंस में जाओगे, मेंस में जितना ज़्यादा पाओगे तो आपको मेंस और इंटरव्यू मिला के फिर उसी स्थिति में सिलेक्शन के लिए आपको ऊपर, देखिए सिलेक्शन होना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, फिर सबसे ऊंचा पोस्ट मिलना चाहिए, है ना। वहाँ पे भी पोस्ट वाली बात रहती है। फिर लोग तो इसमें भी है कि पोस्ट में भी डिप्टी कलेक्टर बनता है तो पहले नंबर वाला डिप्टी कलेक्टर ज़्यादा फायदे में रहता है तीसरे नंबर की अपेक्षा। कैसे? क्योंकि जब वो कलेक्टर के लिए अवार्ड होने जाएगा तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम आएगा जो 1 नंबर में रहेगा। हो सकता है उस साल IAS अवार्ड के लिए, मतलब आपने सीधा कलेक्टर, उसको IAS बोलते हैं ना, IAS अवार्ड, तो कलेक्टर बनना रहेगा। अब सीधे से कलेक्टर ही समझ लो, जो छोटे हो तो IAS अवार्ड होना रहेगा। मान के चलो उस साल 5 पद रहेंगे, 5 लोगों को प्रमोशन करना है। और डिप्टी कलेक्टर जिस साल आप लोग जिससे सेलेक्ट हो गए, मान के चलो 20 लोग हुए थे, तो उस साल तो 5 ही लोगों को अवार्ड करेंगे ना। अगले साल आएगा बाकी का नंबर। तो जितना आप मेहनत कर रहे होगे शुरू से ऊपर, एक एक नंबर आपको और इस हर बार फायदा देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्टी कलेक्टर बन गए लोग, 10वें नंबर का डिप्टी कलेक्टर पहले में है, 2-3 साल का अंतर हो जाता है जब वो लोग कलेक्टर अवार्ड के लिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए जिस स्तर पे भी रहना है वहाँ पे 100% देना है। तो ये प्रीलिम्स का समझ में आ गया। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन किसी को पूछना है, प्रीलिम्स का समझ में आ गया ना, इतना ही रहेगा, है ना। 2 पेपर है, बढ़िया आसानी से करना है, ठीक। अब जो प्रीलिम्स पास होते हैं बच्चे, उसके बाद मेंस का पेपर होता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा ही आप लोग के लिए ना वो सिलेक्शन का आधार रहता है। जो PSC में अभी के समय में मुख्य परीक्षा जो में होते हैं 7 पेपर, ठीक है, 7 पेपर है, ठीक। और समझिए वो जो 7 पेपर है ना, उसमें पूरा आपके सारे विषय समाहित है। मैं लाइन से बता दूंगा, आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लेना, ये नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा आपके सर को, और ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। तो 7 पेपर होंगे और 7 पेपर समझिए कैसे होता है। फिर वो एक पेपर के बारे में बताऊंगा। और वो 3-3 घंटे के पेपर रहेंगे आपके, 200 नंबर, 1400 नंबर का होगा ना, ठीक है। 200 नंबर के पेपर होते हैं 3 घंटे के। वो कैसा होता है, आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक पेपर रिटर्न वाला रहेगा, फिर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरा पेपर, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक पेपर, फिर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरा पेपर, फिर तीसरे दिन सुबह 9 से 12 एक, और 2 से 5 फिर अगले दिन। मतलब आपको लगातार 4 दिन तक ऐसे ही पेपर देना रहता है, रिटर्न रहता है ना, लिखित वाला। अब कई लोग ये सोचेंगे ना इतना कठिन पेपर क्यों है, कॉलेज का पेपर में एक पेपर के लिए 5-5 दिन का गेप है। तो वो इसलिए भी रखते हैं, कई बार ऐसा काम करना पड़ता है हम लोग को भी कि छुट्टी, मतलब समय ही नहीं मिलता, उसके बाद भी पूरा एनर्जी से काम करते हैं। जैसे चुनाव वगैरह आता है तो हम लोग 5-5, 6-6 दिन तक ठीक से नहीं सोते, लेकिन काम करते हैं ना। वो जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना, वो एग्जाम ना वो इसी के लिए है कि आप लोग अभी से तैयार रहो, है ना। इस चीज को समझना है, एग्जाम में जितनी भी चीजें रखी जाती है ना, उसका हर चीज का एक उद्देश्य। जैसे माइनस मार्किंग क्यों होता है, ये लोग सोचेंगे नहीं, अब हमको तो सही बनाना है, माइनस मार्किंग क्यों किए हैं, कि हम गलत बनाएंगे इसका नंबर क्यों काटते हैं, बताओ भला इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा, है। अब बोलो कोई नहीं, बोलना सीखना चाहिए। कंपटीशन कम करने के लिए ज्यादा सिलेक्शन। हाँ चलो ठीक, बढ़िया बात है। कंपटीशन भी कम करने के लिए वो एक उद्देश्य है, अच्छा बात है।
कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो तुक्का मारने वाले छट जाए, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और उसका प्रशासन में क्या महत्व होगा, आपके काम में क्या महत्व है माइनस मार्किंग का? कुछ गलती ना। हाँ, गुड। जब हम काम करते हैं तो इतना ये काम रहता है, मतलब जिम्मेदारी वाला काम होता है, उसमें हम गलतियां ना करें, अभी से सीख जाएं। जैसी गलती हो तो गलती से बचने का, हम अपने स्टूडेंट लाइफ से ही गलतियों से बचने का सीखे, तो जब आप प्रशासन में काम करोगे तो गलतियां नहीं करोगे। बहुत अच्छा। और माइनस मार्किंग एक चीज़ होता है जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ना। वैसे ही हम लोग जब काम करते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ों को छोड़ना रहता है। छोड़ना मतलब जानते हो, कई काम हमको नहीं करना रहता है, मतलब ये काम नहीं करना है, कोई गलत काम हो गया, हो सकता है या इस काम से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो उन कामों को हम छोड़ते हैं ना। वैसे ही इसमें जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है उसको छोड़ना है ना। वो चीज़ें सीखने वाली चीज़ें हैं। एग्जाम के पैटर्न में हर चीज़ शामिल है, उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अब जो है 7 पेपर में आपको मैं बता देता हूँ। पहला पेपर जो होता है वो भाषा का होता है ना। भाषा का मतलब हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, बीच में संस्कृत भी हम लोग दिला रहे थे, तब संस्कृत नहीं है। मतलब ये जो पहला पेपर होगा उसमें आपके भाषा के ज्ञान को परखेंगे, मतलब उसमें हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। अभी कितना कितना है भाई, 75 75 और 50 है, मतलब 75 हिंदी होगा, 75 छत्तीसगढ़ी होगा, 50 अंग्रेजी का होगा, मतलब नंबरों का बोल रहा हूँ 200 में। तो उसमें आपके ज्ञान को परखते हैं। मतलब जैसे हिंदी का है, तो हिंदी में आपके वोकेबुलरी पावर को समझेंगे, आपके पत्र लेखन, पत्र मतलब उसमें भी पत्र लेखन रहता है पीएससी में भी, लेकिन वो पत्र लेखन ये वाला नहीं है। वो पत्र लेखन रहेगा कि आपको एक टॉपिक दे देंगे कि आप जो है यहाँ के कलेक्टर हैं, आपको मुख्य सचिव को आपके जिले के कचरा की समस्या के बारे में अवगत कराना है, ऐसा कुछ भी। तो उनका जो पैटर्न रहता है, अर्थशास्त्रीय पत्र कैसे लिखते हैं, आप लोग के तो फर्स्ट ईयर में है शायद, अर्थशास्त्रीय पत्र, शासकीय पत्र, ज्ञापन, प्रतिवेदन, है ना। फर्स्ट ईयर के में है, थर्ड ईयर में कौन है, सेकंड ईयर में कौन कौन है? सब लोग तो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, है ना। प्रतिवेदन, ज्ञापन, है ना, सर्कुलर, इन सब के बारे में तो था ना हिंदी के सिलेबस में। ये भी वो पार्ट होता है पीएससी का। तो आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए कॉलेज को, क्योंकि ये सब ना काम आएगा। जब आप ये पढ़ेंगे पीएससी के हिंदी के पेपर में पढ़ेंगे तो आपको युगों के बारे में, छत्तीसगढ़ी वाले में है जो आदिकाल, हाँ क्या बोलते हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सब पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, वो वहाँ पे भी मिलेगा। ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़िए, इसमें पढ़ेंगे तो कोई ये नहीं है वो अजय माला वाला कॉन्सेप्ट मत, इधर अजय माला चलता है नहीं चलता है, हाँ वो वाला मत पढ़िए। हाँ कि अजय माला को पढ़े 20 क्वेश्चन, 5 तो पाना 6, और पहले हम लोग वो वाला अजय माला पढ़ते हैं कैसे करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, ये क्वेश्चन इस साल आएगा, 5 याद कर ली, खेल खत्म एक रात में। वैसा वाला करेंगे ना तो क्या है, पास हो जाता है आदमी, लेकिन समझ विकसित नहीं होगी, है ना। जैसे मेरा को अभी भी याद है ना कि फर्स्ट ईयर में प्रतिवेदन था, ज्ञापन था, वो इसलिए याद है क्योंकि हम लोग, मैं ऐसे ही पढ़ते थे, मैं बुक से पढ़ा हूँ अपने बीए को ना, मैं जानबूझ के 12वीं तक मैथ्स था, फिर बीए लिया था, क्योंकि ये सब कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा करके। तो आपको बुक्स को पढ़ा करिए, मतलब देखो मैडम सर लोग पढ़ाते हैं ना, कि ये लोग इतना बहुत ज़्यादा ज्ञान भराया है ना सर मैडम लोग के पास, तो उन सबको लेने की कोशिश करिए। ठीक, तो पहला पेपर होगा आपका भाषा का। तो भाषा में आपके जैसे सामान्य व्याकरण टाइप ही है, 10वीं 12वीं से ऊपर लेवल का नहीं रहता। अंग्रेजी में वही आपके टेंस की चीज़ें मिलेंगी, वही वॉइस मिलेगा, वही आपको क्या बोलते हैं नरेशन मिलेगा, ठीक है, और वही क्या बोलते हैं आपके अनसीन पैसेज मिलेगा एक, तो वही समरी लिखना रहेगा, है ना, समरी लिखते हैं ना जी, तो वो सारी चीज़ें रहेगी और बहुत कठिन नहीं रहेगा, एकदम सिंपल है। और ये वो पेपर होता है जो भाषा का है, जिसमें आप लोग ना बहुत ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। जो लोग भी सेलेक्ट होते हैं ना ऊपर में, उनमें एक बात कॉमन रहती है, और लोग भाषा वाले पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर पाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटता। आप समझिए बाकी पेपर में 200 में ना 100 110 नंबर बहुत मिलता है। आप इतिहास का पेपर दिलाओगे उसमें 100 मिल गया ना, 200 में या 105 तो बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा, अरे यार तो डिप्टी कलेक्टर के लायक पाया।
लेकिन भाषा का ऐसा पेपर है, आप 200 में चाहे तो 170 भी पा सकते हो, क्योंकि वो तो उसमें तो गलत सही वाला कुछ नहीं होता है, एक एक लाइन का रहता है। भाई आपको पूछेंगे कि जो है मान के चलिए आदि मानव ये कौन सा समास है, मान के चलिए, या ऐसी टाइप का, ठीक है, या जितेंद्र कौन सा समास है, तो उसको एक लाइन में लिखोगे जितेंद्र ये समास है, तो उसमें कहाँ नंबर कटेगा। तो भाषा में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और पूरे पीएससी में आप 50% या 60% में आप टॉपर रहते हो। तो एक विषय जिसमें आप 80% पा सकते हो वो भाषा विषय है। मतलब जब भी आप तैयारी करेंगे अभी से अपनी भाषा को मजबूत रखिए, मतलब भाषा में पकड़ आपकी अच्छी हो, तीनों भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का भी बहुत रोल है उसमें ना, हम लोग को लग रहा है छत्तीसगढ़ी भाषा ये है, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा का भी समास है, इसकी भी संधियाँ हैं, है ना, ठीक है। ये हो गया पहला पेपर। दूसरा पेपर होता है आपका निबंध का, है ना। निबंध के पेपर में आजकल 4 निबंध दिखा रहे हैं, हम लोग के समय 2 निबंध लिखते थे, हम लोग 100 नंबर का एक निबंध और 100 नंबर का एक निबंध, 2 निबंध लिखते थे। आजकल 4 निबंध दिखा रहे हैं, मतलब 50-50 नंबर के 4 निबंध। 2 निबंध छत्तीसगढ़ के ऊपर रहेंगे और 2 मतलब ओवरऑल इंडिया के, है ना। तो मैं उसमें छत्तीसगढ़ का जो पीएससी है उसमें पैटर्न है समस्या पे रहेगा निबंध जो है। समस्या मतलब कोई भी समस्या हो, समस्या जैसे क्या बोलते हैं, मान के चलिए कुपोषण की समस्या आ गई, या छत्तीसगढ़ में जो है उद्योगों का अभाव हो गया, या छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति का विकास नहीं हो रहा है। ये एक टॉपिक दे देंगे आपको, जैसे लिख देंगे छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति का विकास नहीं हो रहा है। अब इसको आपको 50 नंबर के लिखना है, मतलब 750 शब्द में, है ना। वही पैटर्न है जैसा हम लोग लिखते हैं निबंध, कुछ खास अलग नहीं, लेकिन बस स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जब हम स्कूल समय में या कॉलेज समय में निबंध लिखते हैं तो हमको याद रहता है, लेकिन वही रटा लिखते हैं, वहाँ पे आपको कुछ भी रटा है, क्योंकि निबंध आपको पता ही नहीं रहता क्या आएगा। वो तो हम बाकी विषय पढ़ते हैं, निबंध की कभी अलग से तैयारी नहीं की जाती, सब विषय पढ़ते रहो, जो जो जरूरी चीज़ है उसमें डालना है, क्योंकि हम करंट की घटनाओं से रिलेटेड है। लेकिन उसका एक पैटर्न चलता है कि प्रस्ताव, आप जब भी निबंध लिखेंगे तो हम 5 मिनट अपना प्लानिंग बना लेते हैं। हाँ, ये निबंध आया है तो मैं 10-15 लाइन में प्रस्तावना लिखूंगा, 10 लाइन में इसके और अभी के समय में इस समस्या पे क्या क्या हो रहा है लिखूंगा, 10 लाइन में इस समस्या के क्या क्या कारण, जैसे हम कुपोषण ही, तो मैं 15 लाइन में कुपोषण के बारे में लिखूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्रामीण जनसंख्या होने के कारण और मेडिकल सुविधाएं ना होने के कारण और अन्य सब चीज़ों को डाल के कुपोषण। फिर मैं लिखूंगा कि अभी कितने कुपोषित, तो छत्तीसगढ़ में जो है इतने % बच्चे कुपोषित हैं, मातृत्व दर इतना है, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इतना है, हम लोग पेपरों में ये पढ़ते हैं, दूसरे राज्यों में इतना है, ऐसा लिखूंगा। फिर मैं कुपोषण के कारण लिखूंगा कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण के कारण पहला ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं का अभाव, दूसरा खान पान कमजोर होना, तीसरा गरीबी, चौथा है शराबखोरी, शराब के कारण जो है पैसा ये कर डालते हैं, ऐसा कुछ भी लिखोगे। फिर मैं लिखूंगा इस समस्या के समाधान के लिए ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे कि सबसे पहले जो है कार्यक्रम चलाना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, गर्भवती माताओं के लिए करना। फिर लिखोगे सरकार क्या कर रही है, मतलब ये भी तो लिखना रहता है ना, शासन की क्या बोलते हैं, शासन क्या कर रहा है, तो लिखोगे शासन जो है गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, छोटे बच्चों के लिए ये कर रही है, ये हो रहा है। फिर लास्ट में लिखोगे अपने तरफ से सुझाव लिखोगे ये करना चाहिए, फिर लास्ट में उसको कंक्लूड कर दोगे। निबंध का पैटर्न वही है जैसा अभी लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बड़ी विषय मिलेंगे। जैसे मैं 2012 पीएससी, कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं, खासतौर पर यूपीएससी सीजी में तो सामान्य हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, मतलब निबंध था जिसमें हमको 1500 वर्ड में लिखना था, मतलब 10 पेज लिखना था, और निबंध का नाम था सूचना ज्ञान का कच्चा माल है। देखिए निबंध को, ऐसा निबंध कभी सुने होंगे, ध्यान से सुनेंगे, सूचना ज्ञान का कच्चा माल है। अब इसमें आपको 1500 लिखना है, लिख पाएंगे? नहीं, लिख लेंगे। थोड़ा ध्यान से सोचिए क्या कहना चाह रहा है।
वो आप ही लोग के ऊपर है। वो आप लोग सोचेंगे ना तो फिर ना इसको ना 1500 नहीं, आप कम से कम इसको ना 5000 में लिख डालो वर्ड में, जो कि हमारे साथ रोज हो रहा है। जो निबंध रहता है ना वो कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास होता है। देखिए सूचना ज्ञान का कच्चा माल है, मतलब क्या होता है, जैसे अब समझो, फिर आप खुद लिख डालोगे। बोलो है, बोल बेटा बोल, बैठ के आप हमें बता रहे हो, सूचना दे रहे हो, उसकी बारे में जानकारियाँ दे रहे हो, छोटे छोटे जानकारी जो मिल रहा है हमें वही। हाँ बढ़िया, ठीक, ये भी बढ़िया बात हुई। मतलब कहीं से भी हम जानकारी लेने, वो कच्चा माल है, उसको अपन समेट के उसके बारे में और जान के उसको ज्ञान बनाना है। ऐसा भी ये लड़की अगर लिखती तो ऐसा चालू करती, फिर फैला डालती, फिर मैंने टीवी से ये देखा तो फिर ये सीखा, मैं वो मैडम के पास गई थी तो मैडम ने मुझे इतिहास के बारे में बताया, तो फिर मैंने और इतिहास की ये बुक खरीदी तो मेरा ज्ञान बढ़ा, है ना। या मैं कबड्डी खेल रहा था तो मेरे कोच ने बताया कि इस इधर से ऐसे पैर करूंगा तो ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। ठीक। और सूचना ज्ञान का कच्चा माल है वाला क्यों है बताओ। आपके पास एक मैसेज आता है कि जो है उधर सैदा में आग लगी है जिसमें 20 लोग घायल हो गए, ये क्या है, सूचना है। व्हाट्सएप पे आ गया, आजकल तो ऐसे ही चलता है। तो आप भी उसको आंख बंद करके अपने 3 जन दोस्त को भेज दिए, है ना, वो 20 जन को भेज डाला, तो ये क्या है, वो तो सूचना थी ना, आपको ज्ञान नहीं था, वो तो कच्चा माल था, उसको आपको परखना था, फोन करके किसी से कंफर्म करते कि वो ये है कि नहीं। वैसे ही कोई बोल दिया कि क्या बोलते हैं, पीपल का पत्ता खाने से क्या बोलते हैं आदमी लंबा हो जाता है, व्हाट्सएप पे आ गया तो ये है ना, तो उसको कंफर्म करोगे, वो ज्ञान थोड़ी है, उन चीज़ों के लिए था कि कितने हम आजकल टेक्नोलॉजी के युग में कुछ भी आता है उसको एक्सेप्ट करके ज्ञान बांट रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं लिखोगे इस पर, कितने शब्द हम 5000 में लिख डालोगे ना। वैसे ही रहता, जैसे यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन नहीं था कि जहाज का सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा जगह होता है, क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, किनारा। जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहता है, किनारे में, चुपचाप खड़ा रहेगा। लेकिन वो वहां के लिए नहीं बना है, निबंध का नाम था जहाज के सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है किनारा, लेकिन वो वहां के लिए नहीं बना है। भाई वो पानी में जाएगा कि नहीं कभी, तो डूबेगा क्या। तो ये क्या कहना चाह रहा था ये निबंध, इस पे 1500 वर्ड में लिखना था। वो ये कहना चाह रहा था जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो जीवन में सफल थोड़ी हो। अब आदमी चुपचाप बैठा है तो ठीक है, उसके साथ कुछ गलत भी नहीं होगा, ना कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो सफल भी तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही नहीं है ना। तो ऐसे निबंध आएंगे ना, तो उन निबंधों की भावना को समझना है, भावना को पकड़ के फिर अच्छे से लिखना है। वो थोड़ा देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कैसे बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी उस स्तर पे नहीं आए हो। आप अन्य विषयों को जब पढ़ोगे, क्योंकि एक साथ जब आप 50 विषयों को पढ़ डालोगे तो आपका ज्ञान का स्तर इतना बढ़ जाएगा, तो आप खुद ही कर डालोगे। जैसे आपको अगर आपके गांव के बारे में बात करने कहा जाए तो किसी ज्ञान की जरूरत, आप बोल डालोगे हाँ भाई ये इस कारण से इसका नाली का खराब था, उस कारण से यहाँ पे कचरा हो रहा था, ये कुछ भी नहीं बोल दो। आपको आपके टॉपिक दे दे कि आपके गांव में कचरे की समस्या क्यों है, तो आप उस पर 2000 10,000 का निबंध लिख दोगे, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसने कचरा फेंका, सब चीज़ लिख दोगे। बस वही समस्या है, देश के बारे में जब पढ़ लोगे तो जान जाओगे भाई शराबखोरी क्यों बढ़ रही है, जब पूरे जान जाओगे भारत में साला क्यों शराबखोरी बढ़ रहा है, लिख डालोगे। तो घबराने का नहीं। 2 पेपर हो गए, 3rd पेपर होगा इतिहास का और संविधान का। आप लोग कहाँ चल दिए, हो गया, बैठ जाइए। जिससे तीसरा पेपर जो होगा ना वो इतिहास है। उस पेपर में भारत का इतिहास है, जिसमें कुछ प्राचीन के पार्ट है, कुछ मध्यकालीन भारत के हैं और कुछ आधुनिक भारत के तो लगभग सारे पार्ट हैं। संविधान है,
लोक प्रशासन है। आप समझिए एक पेपर जो है सिर्फ 200 नंबर का, उसमें कितने विषय हैं। इसीलिए जो पीएससी की तैयारी करेगा 100% क्यों नहीं आते मार्क्स, क्योंकि इतने सारे विषय हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहे, लेकिन ठीक से रहे जितना है वो। तो इतिहास रहेगा, संविधान रहेगा, लोक प्रशासन रहेगा और छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा और छत्तीसगढ़ का प्रशासन रहेगा। ठीक, इतने पार्ट रहेंगे थर्ड पेपर। ठीक है, तो बुक का नाम मैं शेयर कर दूंगा, बुक के नाम को आप ले लेंगे। ऐसे ही नॉर्मली मैं वो उसके लिए बोल रहा था, चले बुक का बता भी देता हूँ। जब अगर आप हिंदी का बुक पढ़ेंगे पहले पेपर के लिए, तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, वासुदेव नंदन को पढ़ते हैं, आप भी ले सकते हो, है ना। वासुदेव नंदन की बुक आती है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए रेन एंड मार्टिन आता है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग 10वीं में, वो पढ़ सकते हैं, या परफेक्ट की बुक पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कोई भी कोचिंग का नोट्स पकड़ लेना। वैसे ही निबंध के लिए तो आप जो पत्रिका भी पढ़े होंगे, बोला हूँ मैं, दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण, उसमें हर महीने 3-4 निबंध रहता है, उसमें पढ़ने से निबंध लिखने का तरीका आ जाएगा। अब बात रहेगी इतिहास की, तो इतिहास के लिए आधुनिक भारत के लिए देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी को मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक कोचिंग का नोट्स उठा ले। बहुत ज़्यादा बुक्स को मैं चाहे तो आपको मैं बड़ी बड़ी बुक्स का नाम बता दूंगा, लेकिन CGPSC में उतना महत्व नहीं है। बड़ी बुक्स एकदम ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम ये वाले यशपाल ग्रोवर की बुक पढ़ लो इतनी मोटी, वो सब मत पढ़ना। कई लोग आप ये पढ़ेंगे ना, इंटरव्यू लिखा रहेगा ये बुक या स्पेक्ट्रम की बुक। अगर किसी को लेना ही है इतिहास का थोड़ा ज़्यादा जानना है तो स्पेक्ट्रम की बुक ले लेंगे, किसी का मन होगा। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ पेपर थर्ड के लिए इतिहास का जो कोई भी कोचिंग का नोट, जैसे दिल्ली IAS हो गया या क्या बोलते हैं टुडेजा का या पटेल सर, नोट्स उठा लेंगे, उतने को याद कर लेना पर्याप्त। और वो फोटो कापी दुकान में मिल जाएगा सस्ते में, किधर, उधर एलोरा तरफ गांधी चौक में, है ना। जान रहा ना एलोरा बुक डिपो है, तो है ना, वहीं पे हम लोग घूमते रहते थे जब 2 महीने के लिए मैं आया था। एलोरा बुक डिपो है, उसके आसपास अंश फोटो का भी जाकर कुछ फोटो का भी दुकान है ना, वहाँ पे आपको कम में मिल जाएगा। आप मांगिएगा कि मेरे को पीएससी का पेपर थर्ड का इतिहास का नोट्स दे दो कोचिंग का। अब जो कोचिंग का बोलोगे आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, है ना। तो नोट्स को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा अलग से बहुत बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, और अगर किसी को मन है इतिहास पढ़ने का तो स्पेक्ट्रम ले लेंगे। ज़्यादा अच्छा डीप में पढ़ने का मन कर रहा है, सिर्फ आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम को लेकर रख ले। संविधान लोग लक्ष्मीकांत बोलेंगे, यूट्यूब में पढ़ोगे तो कोई भी कभी पढ़ोगे तो संविधान की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, M लक्ष्मीकांत बोलते हैं। M लक्ष्मीकांत में इतनी मोटी है, वो UPSC ठीक है, CGPSC मत पढ़ो। किसी को पढ़ना ही है तो वाणी की बुक ले लेना, छोटी वाली, ठीक ठाक है। नहीं तो फिर कोचिंग का नोट पर्याप्त है। या संविधान को आप लूसेंट से भी पढ़ेंगे चल जाएगा। लूसेंट जरूर रख लेना ना, सब कोई अपने पास, उसमें पूरे विषय हैं। किसी के पास है लूसेंट? किसके पास है? हाँ ठीक तो है, लूसेंट की बुक जरूर रख लेना, उसमें छोटे छोटे इसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई है। देखना लूसेंट में पीछे संविधान होगा, बाद में पहले इतिहास है, उसमें भी बहुत सी चीजें लिखी है ना। ठीक है, तो अगर मन होगा तो वाणी का ले लेना, नहीं तो मत लेना। नोट्स मैं तो बोल रहा हूँ सब जाना और एक कोचिंग का नोट्स मांगना, मेरे को पीएससी का साहब का नोट्स निकाल के दो करके इसी साल ना, कि उतने को याद करा। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो बस, क्योंकि और ये भी मत करना ना, बहुत मेरे पास 5 इतिहास की 5 किताब है, ऐसा कभी मत करना। कभी भी एक विषय के लिए 2 किताब मत पढ़ो, चाहे आप कोई भी किताब पढ़ो, या 2 नोट्स मत पढ़ो। एक नोट्स को 10 बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कोई भी किताब छापा है। या कई बार क्या होगा बताऊं, ये किताब से तो ये क्वेश्चन नहीं आया है, इसके लिए अलग से ही किताब मत लेना। किसी भी किताब से 100 क्वेश्चन 100% आएगा ही चाहिए, 70-80% उतना ही काफी है। आपको तो 50-60% में सेलेक्ट होना है ना। ठीक है, तो एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, और एक ना ये बुक रखना है स्टैंडर्ड बुक। मतलब जैसे मैं इतिहास की मेरे नोट्स था, तो मेरे को इतिहास का कुछ नया पता चलेगा तो मैं उसी में नोट करूंगा, उसी टॉपिक में जाके पेन में, उसके लिए और अलग से बुक नहीं रखूंगा, है ना। एक बुक रखना है, रेफरेंस बुक,
और तब तक कि उस बुक को रखना है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और हर साल उसी बुक को पढ़ना है। तो आपको जब ऐसा करोगे तो ऐसे नहीं, एक बार आंख बंद करो तो याद आ जाए, हाँ इस लाइन में ऐसा लिखा है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, अभी से पढ़ोगे तो ठीक। ये हो गया पेपर 3। पेपर 4 होता है आजकल मैथ्स और साइंस का मिक्सअप है, ठीक है। पेपर 4 जो है मैथ्स एंड साइंस का मिक्सअप हो गया है, मतलब उसमें 9वीं और 10वीं का, 10वीं का ही बोलिए मोस्ट ऑफ, 9वीं का थोड़ा बहुत है, 10वीं का साइंस और 10वीं का मैथ्स है। मतलब वही प्रकाश, वही विद्युत, वही क्या बोलते हैं पोषण, वो वाला पार्ट याद है ना। 10वीं में विद्युत था, पोषण था, प्रकाश था, याद है ना कि ऐसे हम बोल रहे हैं, याद रहना चाहिए जी, है ना पक्का। किसी को ओम का नियम पूछू क्या? हाँ ना, 10वीं में ओम का नियम। 3 में अपवर्तन था, अपवर्तन परावर्तन वाला, है ना, ठीक है। हम लोग को याद रखा हुआ है, याद होना चाहिए, नहीं तो आप लोग 10वीं का कुछ भी पूछो मैथ्स वो इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग भी अपना पीछे को नहीं भूलना है ना, ठीक है। टिड्डा का ये था पूरा, है ना, 10वीं की बुक खोल के देखना, टिड्डा का पोषण का ये है चक्र, है ना। 9वीं में है अमीबा पैरामीशियम, इसमें तो नहीं है। टिड्डा का मिलेगा, मानव हृदय का पूरा संरचना मिलेगा, हार्मोन्स के बारे में मिलेगा, है ना। पीछे डार्विनवाद है, लास्ट पार्ट तरफ, है ना। ऐसे रहना चाहिए ना 10वीं का याद, ठीक है। तो आपको 9वीं और 9वीं थोड़ा बहुत है, 10वीं का मैथ्स और साइंस ये इसमें आएगा आपके पेपर 4 में, है ना। और आप लोग को जो मैं बोला ना इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन, उसमें लोक प्रशासन के पेपर 3 में, वो सब आपके ग्रेजुएशन स्तर के हैं, बहुत ऊपर स्तर का नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भी स्तर का मानस, कोई 11वीं 12वीं में कोई इतिहास पढ़ा हो तो उससे बाहर का नहीं आएगा क्वेश्चन, या कोई राजनीति पढ़ा हो 11वीं 12वीं में, वही क्वेश्चन रहेंगे सिंपल, बहुत ज़्यादा ये नहीं रहेंगे। प्रश्न सिंपल रहेंगे, लिखने वाला कितना अच्छे से लिख पाता है उस पर निर्भर करता है ना, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जो रहेगा, जो आप पहले नहीं देखे रहे होंगे, वो रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मीन्स मिसाइल परियोजनाएं चल रही है ना, जो हमारी रक्षा प्रणाली में जो टैंक वगैरह है, जो हम लोग तोप वगैरह या विदेश से हम लोग जो हथियार वगैरह नहीं मंगाते, रूस वगैरह पेपर में पढ़ते होंगे, भारत ने रूस से इतने करोड़ के हथियार खरीदे, वो सब चीज़ें शामिल रहती है। और रहेगा पर्यावरण, जो हम ग्रेजुएशन में एक तो ये रहता है नहीं ऑप्शनल, 3 साल में एक बार पास करने वाला, वो क्या बोलते हैं आपके पीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 20-30-40 नंबर दिलाता है। हम लोग इसमें इधर मजाक में ले लेते हैं, 3 साल में एक बार तो पास करने वाला, ठीक है, वो वहाँ पे रहेगा। क्योंकि अभी कोई पिछले साल इकोनॉमी पर्यावरण दिलाए होंगे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा वो वाला क्या बोलते हैं जैव विविधता, है ना, हाँ ना। वो वहाँ पे पीछे एक बार हम लोग दे रहे थे तो 40 नंबर का क्वेश्चन आया था जैव विविधता, है ना। तो जो भी चीजें आपके पास से गुजर रही है ना, इसको समझिए वो कहीं ना कहीं काम आएगी। बोर हो गए क्या? नहीं बोर हो रहे बताओ, चुटकुला सुनाना पड़ेगा। बीच में डाल दे कस्ता, बीच में डाल देगा हैं? कपिल शर्मा जाना है। हाँ, और ये भी बात है, देखिए, और एक और है, अच्छा बात होता है, हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना है ना। किसी का मन नहीं है कि एससी की तैयारी करने है तो सही में नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना एनर्जी वेस्ट करेगा। भाई सचिन तेंदुलकर तैयारी करने आ जाता, हर बार फेल होता हो, है ना, लेकिन वो जहाँ है वहाँ सक्सेस है। भाई लता मंगेशकर को आप क्रिकेट थोड़ी खिला, हाँ, तो जिसको जो काम आता है वो करना चाहिए। जैसे बहुत देखिए, भारत ऐसा नहीं है, आदमी अपने टैलेंट को पहचान ले तो कितना भी कोई भी काम रहे, सुन भाई लोग खड़े होकर एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं दिन भर, उसको गांव में लोग अरे बेवकूफ टाइप आदमी बोलते हैं, लेकिन
उसी टाइप का एक आदमी आप लोग रोज देख के कपिल शर्मा इतना फेमस हो गया, इतना सफल हो गया, वो क्या करता है? वैसे कई जन करते हैं आपके गांव में भी बैठ के, तो आप लोग उसको बिल्कुल समझते हो। वो ना नजरिया होता है, और है ना। तो आदमी मान के चलो जैसा भी है, अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानो। आप अगर अच्छा मजाक करते हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन बनिए, आप दूसरी चीजों में मत जाइए। आप अच्छा खेलते हैं तो उन लोगों से संपर्क करिए जो आपको ऊपर ले जा सके। कि सिर्फ अच्छा खेलने से नहीं होगा, सिर्फ अच्छा क्रिकेट। देखिए आपके शहर का एक लड़का बताओ, मेरे पटवारी का है, वो बहतराई गांव है, जान रहे हो बहतराई? वहाँ पे एक पटवारी है, वैष्णव जी, गाड़ी वाले आते होंगे, पटवारी को जानते हैं? ये बात रही सर। हाँ वैष्णव जी आते हैं ना, एकदम गाड़ी वाले, पीछे हरिओम लिखा रहता है गाड़ी में। हाँ वो मेरा पटवारी है। तो उसका बेटा सोचो क्रिकेट अच्छा खेलता, वो पटवारी होके जॉब में है, तो अपने बच्चों पढ़ा, वो उसको क्रिकेट खिला रहा है। उसका बेटा अभी 2 बार नेशनल खेल चुका है, अभी 14 साल का है वो। और उसकी बेटी, उसकी बेटी का देखो एक तो दिक्कत क्या है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती उसकी बेटी, लेकिन वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलती है, अभी छत्तीसगढ़ टीम से खेलती है ना, बॉलिंग बहुत अच्छी है उसकी। तो आदमी को कहने का मतलब है अपना टैलेंट पहचानना चाहिए, उस हिसाब से काम करना, जिसको जो काम करने आता है विच काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उस हिसाब से आप जिसको किसी को, हाँ लेकिन उस चीज के फिर लेकिन ना सिर्फ मेरा मन है उतना ही नहीं, फिर उस चीज में इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आप उसी चीज के बारे में रात दिन सोचो, उसी चीज के बारे में। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो सिर्फ गांव में खेलने से नहीं होगा, उसको सोचना चाहिए कि मैं नेशनल कैसे खेलूंगा, वहां कैसे, रात दिन सर्च करे, किसी से बात करे, फोन करे, और उस क्षेत्र में कौन है उनसे जाके मिले, मतलब उसी दिशा में मेहनत करे। किसी को बिजनेसमैन बनना है तो वो बिजनेस के बारे में सोचे, बिजनेस की चीजों को पढ़े। वो क्यों प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेगा, वो फिर बिजनेस वर्ल्ड मंगा के पढ़े, यूट्यूब में वो बिजनेस वाली चीजों को देखे ना, वो क्यों ओनली आईएएस देखेगा। और वैसे लोगों के साथ रहे, वैसा सीखने की कोशिश करे, यही सही तरीका है ना। मतलब दूसरे के साथ ये सब करने के चक्कर में अपने आप को ये नहीं करना है, ठीक। अब बात आ जाते हैं हमारे पेपर 4 की। पेपर 4 भी एक ऐसा पेपर है जो आपको सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देगा। कैसे, क्यों बताऊं? क्योंकि ये भी मैथ्स और क्या है, साइंस है। इसमें भी क्या होगा, नंबर नहीं कटेंगे। जैसे हम स्कूल समय में भी होता था मैथ्स में नंबर नहीं कटते, ऐसा ही पीएससी में भी होता है। एक है ना, एक डिप्टी कलेक्टर है, उनका सब विषय में कम नंबर था, लेकिन उन्होंने उस साल मैथ्स में 200 में 193 ले आए, है ना। तो वो एक ही विषय में सबसे 50 नंबर आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पेपर 4 पेपर हो गए, है ना, समझ में आया। बुक को तो मैं भेज दूंगा, बोला हूँ सर के, मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो बुक्स का नाम लेना चाहे तो ले ले, नहीं ले तो आप लोग बिलासपुर जैसी जगहों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ चुपचाप, बहुत सस्ते में 1000-1500 में आपको पूरा सिलेबस का। और ऐसे बुक खरीदने जाओगे ना, लक्ष्मीकांत खरीदोगे तो 700-800 की मिलेगी, मतलब क्या पड़ेगा, या स्पेक्ट्रम खरीदोगे 400, 1000 की 2 बुक, और वही 1000 में पूरा सिलेबस आ जाएगा आपके घर में। कहाँ, गांधी चौक में जाना और बोलना मेरे को इस साल पीएससी का सबको फोटो कापी दो, फोटोज कापी को पढ़ो चुपचाप निकाल के, नोट्स का मतलब नोट नहीं, जो कि प्रिंटेड नोट, हाथ लिखे वाले नहीं, हर कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं वहाँ सस्ते में, 1000 रुपये मिल जाएंगे। उसको ला के पूरे को, हाँ गांधी चौक में रट डालना है। अरे आप लोग को ये नहीं पता है भाई, गांधी चौक जो है जितने भी पीएससी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए वैसा ही स्थान रखता है जैसे आजकल सब कई लोग क्या बोलते हैं, जो भी शिव भक्त हैं तो केदारनाथ का फोटो स्टेटस में डालते रहते हैं नहीं हर तीसरे दिन, वैसा ही है, ठीक है। या गुरुवार को साईं बाबा को फोटो नहीं डालते हैं, वैसा है गांधी चौक। आप लोग नहीं जान रहे हो, आपको बिलासपुर देखो, मैं राजनांदगांव को उस दिन भी बोला, मैं भी जब प्री पास किया तो हम लोग तो प्री घर में कर लेते, मैं भी राजनांदगांव वहीं से यहीं आया था कोचिंग करने 3 महीने के लिए। तब मैं टीचर था तो छुट्टी लेके आया था, मेरी बहन है ना अपनी, उसको भी यहीं से पढ़ा रहा, ठीक है। मेरे गांव तरफ के कुछ स्टूडेंट थे, मतलब जब मैं टीचर था तो उनको भी जब बड़े हुए तो बताया, तो गांधी चौक में आए थे, अभी स्टूडेंट लोग कुछ लोग कोचिंग कर रहे हैं। तो आपका गांधी चौक क्या ये मतलब बिलासपुर आजकल मंगला हो गया है सेंटर, है ना। मंगला में आजकल बहुत से कोचिंग्स आ गए हैं, दिल्ली IAS वगैरह आए हैं, फिर कल वृक्ष भी इधर खोल लिया, शिक्षा वाले भी सामने खोल लिए हैं,
तो ये भी हब मंगला भी अब हब बनने लगा है, लेकिन बुक्स अभी भी गांधी चौक में अच्छी मिल रही है, ठीक है, तो वहां से ले लेंगे। आपका 5वां पेपर जो होता है वो होगा आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह, है ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब उसमें भारत का इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो मैं विषयों को बता रहा हूँ, उसके पीछे समझने की कोशिश कर रहे हो आप, कोई विषय नहीं छूट रहा है। आपका इतिहास हो गया, संविधान हो गया, जो राजनीति है, आपका लोक प्रशासन आ गया, लोक प्रशासन आप तो पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद आपका गणित भी आ गया, साइंस भी आ गया, लोग पर्यावरण भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया, अब इतिहास आ गया, सॉरी इकोनॉमिक्स आ गया। छत्तीसगढ़ का भी इकोनॉमिक्स इसमें रहेगा, इसमें छत्तीसगढ़ का बजट रहेगा। और एक चीज याद रखना, जब भी बजट जारी होता है तो बजट के साथ साथ सरकार जो है आर्थिक सर्वे जारी करती है, उसको नेट में जाके डाउनलोड कर लेना हर साल। जैसे अभी तो नहीं होगा, अभी जैसे बजट आएगा मार्च में, तो मार्च के 2 महीने बाद नेट में जाओगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की साइड में आपको ये मिलेगा, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। मतलब इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है राज्य में आर्थिक स्थिति कैसी है उसका पूरा डिटेल रहता है। आप बिलासपुर में हो, आपको डाउनलोड भी करने की जरूरत है, वहाँ मिल जाता है, ठीक है। इसी में छत्तीसगढ़ का पूरा इकोनॉमिक्स रहेगा। छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स मतलब छत्तीसगढ़ में कहाँ कितने उद्योग है, क्या क्या हो रहा है, आपका एनटीपीसी का क्षमता क्या है, या आपके बालकों का क्षमता क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी रहती है, कब स्थापित हुआ, कितने मजदूर, क्या सारी चीज़ें। इसी में भूगोल भी रहता है, इसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल भी रहेगा इस पेपर में। मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल मीन्स कि छत्तीसगढ़ मान के चलिए हम पाट प्रदेश किसको बोलते हैं, या छत्तीसगढ़ की आपकी अरपा नदी है वो कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, उसका नक्शा कहते हैं, जिससे मिलेगी, उस पर कौन से बांध बने हैं, है ना, उसके लिए शासन कौन सा प्रोजेक्ट चल रही है, या किस बजट में जो है कितना अलॉटमेंट हुआ था, मतलब 100 करोड़ पिछले 1 साल पहले मिला था अरपा भैंसा जान को, है ना, ये चीज़ें वो होगा आपका पेपर 5 में, ठीक है। पेपर 5 में अच्छा इसमें भी इसलिए नंबर मिल सकते हैं, आप नक्शा वक्शा बना सकते हो। अब बात आता है पेपर 6। पेपर 6 होता है आपका मेंटल एबिलिटी वाला ज़्यादा है, उसमें रहता है समाजशास्त्र, जो तीनों ईयर में पढ़ते हैं आप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, है ना। किसका है विषय समाजशास्त्र, किसी का है, किसका, अब हाथ उठाने से फिर बाद में डर जाएगी, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, है ना। आप उसमें परिस्थिति के बारे में पढ़ते होंगे, है ना, लोकाचार के बारे में पढ़ते होंगे, रूढ़ी के बारे में पढ़ते होंगे, है ना, समाजशास्त्र का अन्य विषयों के से संबंध पढ़ते होंगे, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध, समाजशास्त्र का क्या बोलते हैं दर्शन शास्त्र से संबंध, ऐसा पढ़े होंगे ना फर्स्ट ईयर में, ऐसा ही तो था, भूल जाते लगता। फिर अजय माला वाला कहानी है क्या? लॉकडाउन में क्या हो गया, तो घर में तो पढ़ सकते अपना, अपना गलती है, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा, समाजशास्त्र रहेगा, दर्शन शास्त्र रहेगा, है ना, और छत्तीसगढ़ का समाजशास्त्र रहेगा। छत्तीसगढ़ का समाजशास्त्र क्या है, आदिवासी की संस्कृति क्या है, छत्तीसगढ़ के कौन से प्रमुख लोक नृत्य है। जैसे एक बार तो 15 नंबर में नाचा आ गया था, नाचा के बारे में लिखना रहता है ना, और आपके क्या बोलते हैं पंथी नृत्य के बारे में है, या राउत नाच है, बिल्कुल। तो ये सारी नृत्य है, गीत है, बोली, भाषा, ये सारी चीजें उस सिलेबस में संबंधित है, लेकिन उसको लिखने का तरीका होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आंसर लिखा था, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया तो उसको सुनो, 20 नंबर का था पहले वाले पीएससी में। जी सर, फसल संशोधन, हाँ सर, जी सर, नहीं पूरा कर देता हूँ ना सर, हाँ जी सर, जी सर। चेयर ले आओ, ये बगल वाले क्लास। हाँ, मैं ये बता रहा था आप लोग को, 1 मिनट ना, आप लोग अभी बोल रहे थे बोर हो गए थे, काम आ गए, नहीं वैसे नहीं होता। अरे क्या होता है, देखो काम भी ऐसे होगा, जैसे आज कैसे काम है, किसान आदमी आया है,
उसको अब उसका ना धान का बेचना है, उसका कम हो गया। कई लोग सुन रहे हो कि नहीं, वो धान के रकबा कम हो गया करके गाँव तरफ हो रहा है ना, तो उसको तुरंत सुधारना रहता है यार। और वो हम ही लोग करते हैं, बताओ। तो आप लोग को भी ये मौका मिलेगा अगर इसमें रहोगे तो। मतलब उससे कितना संतुष्टि मिलता है, एक आदमी आपको ये बोल के जाता है थैंक यू। तो मैं एक आध दिन हो सकता है कोई आया होगा मेरे पास, मैं जान तो नहीं रहा हूँ, आपके पास गए हो? नहीं आया ये लोग। या अपने मम्मी पापा से पूछना कौन गाँव के हो जी? नहीं बिलासपुर में गाँव का बताओ ना। एक आठा कोनी से बता रही थी। नहीं आता है। खड़गपुर तो बिलासपुर तहसील आता है। अपने मम्मी पापा से पूछना मेरा नाम, बताएंगे किसी न किसी का काम किया होगा। तहसीलदार साहब पूछना ना जी। स्टार्टिंग में मैंने बोला था, तुम लोग सुने नहीं। हाँ गुरुदत्त, अरे गुर्रे एक जन आदमी का राजा नाम बोला, वो आया है ये धान वाला। तहसील में बात करो तो वो लोग से कोई आदमी आया है, चेयर ले आओ, इसको कर दिया। हाँ तो हो गया है, अभी आईडी में नहीं, वो थोड़ा देर पहले भेजा था, हो गया। हाँ सुनो, फिर ना आप लोग को नहीं बोला था पेपर छठवा, पेपर 6 के बारे में बात कर रहे थे। तो कला संस्कृति के बारे में ना एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के जो है नृत्य और गीत के बारे में आप लिखिए करके। छत्तीसगढ़ के नृत्य, प्रमुख नृत्य और गीतों के बारे में लिखिए, और 15 नंबर का था। तो मैं डायरेक्ट लिखने का भी तरीका होता है, चाहे तो लिख देते छत्तीसगढ़ के नृत्य निम्न है, राउत का चाहिए, ये ऐसे। तो मैंने कैसे लिखना चालू किया, 2 लाइन बस लिखा था कि छत्तीसगढ़ की जो है आदिम जनजाति के लोग स्वभाव से ही अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। तो अपनी भावनाओं, नृत्य जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो छत्तीसगढ़ में आदि इसीलिए नृत्य बहुत अधिक समृद्ध है, क्योंकि लोग जो बात मुंह से नहीं बोल पाते वो अपनी नृत्य की, अपनी बातों को नृत्य से कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नृत्य निम्न है। तो ये 4 लाइन से सामने वाले को आंसर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। कि मैं ये कहना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोग हैं अपनी बातों को नहीं बोल पाते ठीक से, लेकिन वो नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को बता देते हैं। जो आप बस्तर के बहुत से नृत्य देखेंगे, माओ पाटा हो गया, गोटुल पाटा हो गया, ये सब नृत्यों में पूरा कहानी रहता है उनका, है ना। ठीक है, कभी इसमें देखे होंगे आपने वो जो सीख वाला बाइसन हार्न वाला है ना, एक वो शिकार नृत्य भी होता है, तो उसमें अपनी भावनाओं को बताते तो है ना वो। तो ऐसा शुरू कर, तो वो ऐसी चीजें लिखना पड़ेगा। ये जो पेपर है, पेपर छठवा जो है, जिसके बारे में अभी बताया, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र है, वो पूरी तरह से आपकी लिखने के पैटर्न में बहुत नंबर मिलते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन दार्शनिक ही आते हैं, क्योंकि पूरा पेपर दर्शन शास्त्र का है। ठीक, उसके बाद लास्ट पेपर जो अंतिम दिन होता है, वो 7वां पेपर होता है करंट अफेयर्स का। मतलब वर्तमान के जो समसामयिक घटनाएं हैं उस पे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, कि अभी अभी क्या बोलते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें नाटो की क्या भूमिका थी, ऐसे टाइप के प्रश्न रहते हैं। फिर उसमें कुछ कुछ नियम कानून के भी हैं, जैसे सीपीसी हो गया, सीआरपीसी, जो हम लोग कानून की धाराएं हैं ना, कुछ कुछ कानून वाली किताबें भी पढ़नी पड़ती है उस पेपर के लिए। इस प्रकार आपके 7 पेपर हो गए। ठीक, इसके बाद अगर आप मेंस की परीक्षा पास कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होता है 150 नंबर। तो इंटरव्यू में 5 या 6 लोग, हम लोग शुरू में 6 लोग बैठते थे, अभी 5 बैठते हैं। 6 लोग गोल राउंड चेयर में बैठेंगे, आप सामने में रहोगे, आपका इंटरव्यू होगा। अब उनके ऊपर रहता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, है ना। और उसमें ऐसा वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछते ना जैसे फैलाए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सीढ़ी के लिए वो सब कुछ नहीं पूछते, पंखा कितना ये सब नहीं पूछेंगे ना, तुम्हारे बटन कितने ये सब वाला नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ
आपको जानना चाहते हैं और आया क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है ना, वो आपसे कैसे पूछेंगे। चलो हम आपको वहाँ का डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं, आपको ये काम रहेगा कैसे करोगे, या कोई लड़की रहेगी उसको बोल देंगे चलो आपको मैं मंत्री बना देता हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग का, आप जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करोगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, है ना, इन जनरल। तो इस प्रकार से आपके पीएससी के पैटर्न ऐसा है। अब पीएससी की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। किसी जाना वाना या लेट तो नहीं हो रहा है आप लोग को? है जिसको जल्दी हो रहा है तो चल लो, इसीलिए मैं बहुत समय लगेगा बोला था, अभी तो 1 घंटा हुआ। सर बोले थे कि 3 मिनट लगेगा। हाँ समय लगेगा थोड़ा सा, 1-1.5 घंटा, मतलब 3 घंटा नहीं लगेगा, आप 1-8 घंटे में हो जाएगा। मतलब अभी 1-8 घंटा और लगेगा, 1 घंटा नहीं, पर नहीं जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि देखिए जानना तो इतनी चीजें बताने के लिए अगर कोचिंग में जाओगे ना तो एंट्री नहीं मिलेगी फिर उतने के लिए। ये कितना अगर पीएससी का फीस पूछेंगे कोई जान रहा होगा तो सीधा 50,000 चल रहा है लोग बताओ। और उस अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो उस चीज़ से तो बच जाओगे, बहुत जरूरत नहीं है कोचिंग की। ठीक है, हल्का फुल्का जानना चाहिए। जब मैं प्रीलिम्स पास करके जब मैं यहाँ आया था तो मैं प्रीलिम्स पास हो चुका था बिना कोचिंग के। पहली बार जब मैं बिलासपुर को देखा था तो खुद से ही पढ़ लो, कोचिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। आज इस पैटर्न में तो और नहीं है, कोचिंग वाले कुछ नहीं करते, पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना खुद है। हाँ लेकिन कोचिंग में एक फायदा ये हो जाता है, आपको जो चीज़ें खुद मेहनत करोगे लोग सबको मेहनत करके आपके सामने रख देते हैं। हाँ इतना इतना पढ़ना है। सबसे ये है गाइडेंस सही मिलना चाहिए तो पीएससी आसानी से पास होगी। और मैं उस दिन वो जो पैटर्न बताया उस तरीकों को अगर आप करते हो, मतलब आप हर दिन अगर अंसाल्ड को वही गांधी चौक में उतने समय नहीं बता रहा था, जाके अंसाल्ड ले लेंगे आज ही, जब भी कल पढ़ते हो पीएससी का, उसको रोज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अंसाल्ड को पढ़ना है। उत्तर के बारे में मत सोचना, वहाँ पे प्रश्न रहेगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा है ना अपना इसके लिए क्या किया उसने इसके साथ सिकंदर के सेनापति के साथ कौन सा युद्ध लड़ा, उसके उत्तर को खोजने की कोशिश मत करना। प्रश्न हर दिन पढ़ना है। आज 2021 का पढ़े, कल 20 का। आप अगर 2 साल तक पढ़ोगे ना तो उसके बाद आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, आप कोचिंग वालों को पढ़ा दोगे। कैसे? क्योंकि आपको पता रहेगा कि प्रश्न पीएससी वाले कहाँ से पूछ रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, कोई भी एग्जाम लेने वाला रहे या कोई भी व्यक्ति रहे, वो आदमी छूता है और आदमी का एक व्यवहार होता है और वो व्यवहार कभी नहीं बदलता। तो पीएससी ने 10 प्रोफेसर या 20 प्रोफेसर को सेट ये करके रखते हैं, उनके एक्सपर्ट, वो लोग क्वेश्चन छाटेंगे। तो जो आदमी इस साल जो क्वेश्चन छाटा वो अगले साल उससे बहुत अलग नहीं छाट पाता। वो कोशिश करता है अलग छाटूंगा, लेकिन मैं ही जब हम लोग एग्जाम देते थे तो क्वेश्चन कितना बनाए, लेकिन वैसे ही टाइप का क्वेश्चन मेरे से हो जाता छाटने में, क्योंकि आदमी को जो पसंद रहता है। तो इसलिए जब आप सिलेबस अंसार इसीलिए तो पढ़ते हैं लोग, अंसार से आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है। तो अंसार वाला तो जरूर कर लेना। एक चीज़ जान लो, अगर 2 साल तक इस बात को कोई फॉलो करता है, मैं जैसा बोला हूँ, हर दिन अंसार को 10 मिनट रात को सोने से पहले देखना, प्रीलिम्स का, बाद में धीरे से मेंस का भी देखना चालू करता है, मेंस का भी ले लेगा। और 2 साल बाद करता है, मतलब 2 और इसके बाद पीएससी दिलाता है, नहीं पास होगा तो मेरे को आके बोलना, हो ही नहीं सकता कि पास नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी से 2 साल तक वो हर दिन वैसा किया हो तो, और उसको करने के साथ पढ़ना भी है, उसको फॉलो करना है। अगर आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, मतलब समझे, आप समझ चुके हो कि इतिहास से कहाँ से पूछता है, तो फिर उसको पढ़ना भी तो है। और इस सिलेबस में जो चीज़ ले लो वही 1000-2000 का नोट्स ले लो, वहाँ से जाके कुछ बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदने। जितना नोट्स प्रिंटेड मिलेगा, दिल्ली IAS का ले लो या टूटेजा या पटेल का, 3 कोचिंग में से किसी का भी तुम्हारा जो मर्जी, लेकिन पूरे विषय को एक ही कोचिंग कर लेना, जाके ले लो। और जो नोट्स है प्रिंटेड उतना को याद कर लो बस, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, 3 साल में याद कर डालोगे। हर दिन 3-4 घंटा दो, रात को
जिस साल पेपर दिलाओगे उस साल भर पढ़ लेना तो पास हो जाओगे। और अनुसार उसके साथ में प्री और मेंस का अनुसार अलग से ले लेना, उसका भी आजकल ये मिल जाता है फोटो कापी में, वही 1000-1500 की बात, बहुत महंगा नहीं है पीएससी का तैयारी। और कोचिंग करना जरूरी नहीं है ना, बिना कोचिंग के भी आदमी सेलेक्ट होता है। अब लोग बहुत नहीं किए, 3 महीना बस आए थे ऐसे ही, अभी प्रैक्टिस करना है, रिटर्न प्रैक्टिस ना। और मैं जानता हूँ ज़्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा भी है कई लोग 10 साल हो गए यहीं कोचिंग कर रहे हैं लेकिन हुई नहीं रहा है सिलेक्शन। अल्टीमेट है कौन कितना मेहनत करेगा। चाहे प्रीलिम्स के बारे में बात किया या मैंने मेंस के बारे में बात किया, और इसमें ना मेहनती होने के साथ साथ स्मार्ट स्टडी जरूरी है। जैसे एक आदमी को, मेरी एक जन भैया बोलती है, एक जन फ्रेंड उसको जानता हूँ, मेरे से ना 10 गुना ज़्यादा नॉलेज है, मैं जानता हूँ, इसलिए उसको सब पता है, लेकिन सब पता है नहीं करना है, उसको पूरा एक एक चीज़ याद है इतिहास का, लेकिन वो क्या करी है, वो उस विषय को ज़्यादा पढ़ लेते हैं जिसकी जरूरत, मैं बोला ना यहाँ पे जितना औकात उतना ही उसको रिस्पेक्ट देना है। प्रीलिम्स में इतिहास का औकात सिर्फ 10 नंबर का है, तो अगर हम प्रीलिम्स के समय अगर हम 6 महीना पढ़ें तो 6 महीना का 200 का 10 नंबर 5% होता है। 6 महीने का 5% कितना होगा, है ना, कितना दिन होगा? 6 महीने में 180 दिन होता है, तो कितना हुआ? 9 दिन है। कैसे जी, मैथ्स वाले हो कि नहीं हो, तो 9 दिन पढ़ना है बस, समझ में आया? उसके ऊपर नहीं देना है प्रीलिम्स के समय। लेकिन लोग इतिहास को 3 महीना पढ़ देते हैं, और छत्तीसगढ़ जिसका कितने नंबर का है वो 100 नंबर, मतलब उसको कितना दिन देना है आपको? 180 में 90 दिन देना है। मतलब अगर आप 180 गुनी 6 घंटा पढ़ते हैं तो 90 गुनी 6 घंटा छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ को लोग 10 दिन बस पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है स्मार्ट स्टडी करना है। जब आप पेपर इसको पढ़ने लगे क्या बोलते हैं पेपर 4 को, तो आप ध्यान रखेंगे कि नंबर किस में ज़्यादा मिल रहा है। हम लोग कई बार क्या करते थे, एक को कम कर देते थे। हम लोग कहते यहाँ ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो अथवा में आएगा तो इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, ऐसे करके। जैसे मेरे फिजिक्स ठीक बनता था, मैं फिजिक्स को ज़्यादा पढ़ के तैयार कर लेता था, इधर बढ़ा दूंगा करके, समझ रहे हैं? तो वैसे वहाँ पे अपना स्मार्ट स्टडी करना है। दूसरी चीज़ है, हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है या स्पेशल जोन होता है ना। कोई क्रिकेट खेलते होंगे तो जानते होंगे, कई आप साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं, कई लेग साइड में खेलते हैं, कोई सीधा खेलता है अच्छा। मेरे को कोई बोलेगा तो आप थोड़ा सा बाहर निकला तो मैं 4 ही मारूंगा, लेकिन मैं स्टेट में 6 नहीं मार पाऊंगा, मेरे को पता है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल वैसे ही हर स्टूडेंट का हो सकता है कोई विशेष विषय हो, जैसे आपका हो सकता है इतिहास अच्छा हो, तो आप इतिहास को इतना मजबूत कर लो कि प्रीलिम्स से मेरे 10 सही क्वेश्चन, तो सामने वाला किसी का भी 10 सही नहीं होगा, तो आप 1-2 नंबर उसमें बढ़त पा गए। 1 नंबर की बढ़त मतलब आप 10,000 लोगों से आगे चले जाते हो, है कि नहीं? क्योंकि दिलाते तो 3 लाख लोग हैं ना प्रीलिम्स, तो आप 10,000 लोगों से 1 नंबर में आप 10,000 के ऊपर चल दोगे, मतलब आप 10,000 लोगों को पार कर दोगे 1 नंबर से। हो सकता है किसी का क्या बोलते हैं संविधान बहुत अच्छा हो, तो वो इस विषय को इतना मजबूत कर ले कि उसका 1 भी नंबर ना जाए। वही किसी इस व्यक्ति का कोई विषय बहुत कमजोर हो सकता है, जैसे मेरा कमजोर विषय पूछेंगे तो भूगोल मैं बहुत पढ़ा ही नहीं, क्यों पता नहीं, मेरे से जमता ही नहीं था। तो प्रीलिम्स में मैं जब भी पढ़ता था भूगोल को छोड़ देता था थोड़ा बहुत, तो भूगोल को कैसे करता था, हाँ यार साल में ये आया है 20-30 को पढ़ दे बाकी छोड़, लेकिन मैं बाकी विषय से ढकने की कोशिश करता था उसको, है ना। और हम लोग के समय नहीं भी था वो कहता, वो विषय ज़्यादा नहीं था। तो वो कहने का मतलब आपको जो विषय हो सकता है किसी से मैथ्स ना बने, है ना, ऐसा हो भी सकता है। जैसे मेरी वाइफ है, उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं बनता है ना, वो भी मेंस दी पीएससी का। वो क्या करी थी, रीजनिंग को ज़्यादा बनाती है छत्तीसगढ़ पर, ठीक है। उसके बाद कभी मैथ्स वाले पेपर में नहीं फेल हुई, लेकिन फिर भी तो मैथ्स ठीक नहीं था, अब बढ़िया हो गया है, क्योंकि वो कवर करके रखती थी, हाँ इस पेपर में इस पार्ट को बनाऊंगी ताकि घर फेल मत हो, समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति, मेरा एक दोस्त है जो डीएसपी है, उसका इकोनॉमिक्स एकदम कमजोर था, तो उसी से फेल हो जाऊंगा करके डर रहा था, तो वो क्या किया, लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर में छत्तीसगढ़ भी तो है, वो छत्तीसगढ़ और भूगोल वाले पार्ट को एकदम मजबूत कर दिया। उसका भूगोल जबकि बहुत अच्छा था,
और हम दोनों एक साथ रहते थे और मेरा इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा था। कोचिंग में टेस्ट हुआ था तो मैं इकोनॉमिक्स में मेरा सबसे ज़्यादा नंबर था, लेकिन एक ही साथ रहते थे हम लोग। बताओ, उसका मेरा भूगोल कमजोर था, उसको इकोनॉमिक्स। तो वो अपना किधर मजबूत किया, भूगोल साइड मजबूत करके उधर से निकाल लिया। तो वो ऐसा है, वो चीज़ें आपको करनी है। स्मार्ट स्टडी मतलब पैटर्न को पढ़ो, रोज सिलेबस देखो, और सिलेबस देखना है। पढ़ना उतना ही अच्छा जितना सिलेबस में लिखा है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सिलेबस में लिखा है, जैसे आप पढ़ते गए, सिलेबस में लिखा है गुप्त काल की सांस्कृतिक विशेषताएं, समझे। सिलेबस को पढ़ने का तरीका भी होता है ना। इतिहास में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होगा गुप्त काल की सांस्कृतिक विशेषताएं। सिलेबस को एकदम डीपली पढ़, देखो आज आप ये पढ़ने निकाले, आज मान के नोट्स लेके आए हो आप, नोट्स में आज आपका मन, आज आप किस पॉइंट पे आए हो, गुप्त काल पे आए हो। सिलेबस में लाइन से रहेगा ना, पहले सिंधु घाटी सभ्यता रहेगी, फिर वैदिक काल रहेगा, फिर क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म रहेगा, फिर जैन धर्म रहेगा, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शुंग काल, उसके बाद आएगा गुप्त काल। ऐसा मुंह से याद होना चाहिए, है ना। ऐसे बोलोगे तो मैं पूरा लास्ट तक के इतिहास को सुना दूंगा, ठीक है। तो वो ऐसा आप लोग भी सुना पाओगे, ऐसा नहीं है। तो आज आपका गुप्त काल का है, तो सिलेबस में देखो गुप्त काल में मुख्य परीक्षा में क्या लिखा है। तो मुख्य परीक्षा में लिखा है गुप्त काल की सांस्कृतिक विशेषता। तो गुप्त काल का जब आप नोट्स पढ़ोगे उसमें लिखा रहेगा गुप्त काल की स्थापना हुई, गुप्त काल के ये राजा थे, ये राजा ने इसके साथ लड़ाई किया, इस राजा का ये हुआ। तो क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? सिलेबस में क्या लिखा है? सांस्कृतिक विशेषता। तो आप खोजो सांस्कृतिक विशेषता क्या क्या है उतने को याद करो। सांस्कृतिक विशेषता क्या है गुप्त काल की? गुप्त काल में मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ भाई। गुप्त काल में साहित्य बहुत समृद्ध हुआ, चाहे कालिदास हो, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे आर्यभट्ट हो, तो उनकी बुक्स का नाम को पढ़ेंगे, ठीक है। उस समय में क्या क्या मंदिर बने, सांस्कृतिक रूप से पहली बार जय विष्णु भगवान का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया, ठीक है। या उस समय मंदिर क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट में आया, उससे पहले मंदिर ऐसे वाले मंदिर नहीं बनते थे, अलग ही रहते। पहली बार क्या बोलते हैं इसको पढ़ना लोगों ने मूर्ति पूजा के रूप में शुरू हुआ, पहले अलग करते। हर समय अलग अलग पैटर्न बदलते जाएगा ना पढ़ना, तो उन चीज़ों को पढ़ो ना, सांस्कृतिक विशेषताओं को, है ना। सिलेबस में लिखा है बौद्ध की धार्मिक शिक्षा है, तो सिर्फ आप धार्मिक शिक्षाओं को पढ़ो ना, बाकी चीज़ों को क्या। चंद्रगुप्त में लिखा होगा चंद्रगुप्त के क्या बोलते हैं राजनीति की, तो सिर्फ उसके राजनीतिक चीज़ों को पढ़ो, समझे। ये है तरीका, जो लिखा है जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ना वहाँ पे। और जब आप पीएससी की तैयारी करने गांधी चौक तरफ जाओगे या बंगला में ना, तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पागल कर देंगे। इन लोगों से बच के रहना।